सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया, शुक्रिया इसके लिए। दरअसल तेजस को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई। कहा गया कि जो उसमें कंपोनेंट्स लगे हैं वो डुप्लीकेट हैं और एक कंपनी है जिसने पूरा हेरफेर किया है। क्या इसके बारे में पुख्ता रिपोर्ट है सर, और क्या वाकई में एचएएल में इतना बड़ा खेल हो गया सर? हाँ राजेश, देखो इसमें कोई शक नहीं है कि मामला जो है बहुत ही सेंसिटिव है। देश की सुरक्षा से खिलवाड़ का मामला है। अब देखो, मैं खुद एयरफोर्स में था, मैं खुद फाइटर पायलट था, तो मैं चाहूंगा कि हमारे भविष्य की पीढ़ियों को जो भी फाइटर विमान मिले युद्ध लड़ने के लिए वो बेहतरीन हो। एक और अच्छी चीज ये हुई कि मैंने एक पूरा 3.5 साल का टेन्योर डीआरडीओ में किया, जहां से कि जो एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट थे, रेडार के कंपोनेंट थे, हम अलग अलग कंपनियों की टेस्टिंग करके उनको क्लियर करते थे, डेवलप भी करते थे। अब देखो, जब एचएएल जैसी संस्था एक हवाई जहाज को बनाती है तो उसमें काफी सारे कंपोनेंट होते हैं, हजारों कंपोनेंट होते हैं। रफली मैं बता दूं, तेजस फाइटर विमान में 11,000 से ज्यादा छोटे बड़े कंपोनेंट हैं। तो छोटे कंपोनेंट्स जो हैं, सील, रबर बुश, गास्केट, स्प्लिट पिन, नट, बोल्ट, वॉशर, छोटे कंपोनेंट। फिर उसमें कुछ मीडियम टाइप कंपोनेंट भी होते हैं, समझिए इन्वर्टर, डीसी डीसी कन्वर्टर, हाई प्रेशर फ्यूल पंप, ये मीडियम स्पेयर पार्ट होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। फिर उसमें कुछ बड़े बड़े कंपोनेंट भी होते हैं, पूरा का पूरा विंग हो गया, रडर हो गया, हाइड्रोलिक सिस्टम हो गया, लैंडिंग गियर, तेजस का रेडार। अब इनकी गुणवत्ता कैसे देखी जाती है? देखिए, ओवरऑल शीर्ष संगठन है डीजीक्यू, डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो उनके तहत काफी सारे लेबोरेटरीज हैं जहां पे कि तेजस में किस किस तरह का स्पेयर पार्ट इस्तेमाल होगा, असेंबलीज, सब असेंबली, हम बोलते हैं रोटेबल, इस्तेमाल होगा, उनकी स्पेसिफिकेशन निर्धारित होती है कि वह ऐसा होगा, वह ऐसा होगा। समझिए हम उसमें एक हाइड्रोलिक पंप लगा रहे हैं, तो हाइड्रोलिक पंप का वजन कितना होना चाहिए? मैक्सिमम उससे कम होना चाहिए। हाइड्रोलिक पंप का साइज, लंबाई, चौड़ाई कितना होना चाहिए? इससे कम होना चाहिए, क्योंकि उसको फिट होना है ना। उसका इनलेट प्रेशर कितना होना चाहिए? आउटलेट यानी डिलीवरी प्रेशर कितना होना चाहिए? सेफ्टी फीचर क्या है? नॉन रिटर्न वाल्व कहाँ से लगाए गए हैं? ये स्पेसिफिकेशन डीजीक्यू बनाती है। फिर भारत में इनकी स्पेसिफिकेशन को तय करने में बहुत बड़ा हल होता है बेंगलोर में एनएएल, नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरी। तो एनएएल में साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं और एयरफोर्स के अधिकारी भी हैं। वो तय करते हैं कि ये इसका जो पेपर स्पेसिफिकेशन है, कागज में जो है, कितनी मजबूती होनी चाहिए, कितना टेम्परेचर विदस्टैंड करना चाहिए, कितनी वाइब्रेशन झेलनी चाहिए, किस हालात में आग लगने पर नहीं जलना चाहिए, तो ये सब निर्धारित करते हैं। अब एचएएल में बीच बीच देखो, जब 11,000 कंपोनेंट आते हैं तो पहले तो वेंडर का सिलेक्शन होता है। उन्हीं वेंडर्स को सिलेक्ट किया जाता है ठेकेदार के हिसाब से, जिन्होंने की पहले उस तरह के कंपोनेंट, उस तरह की असेंबलीज बनाई हो, यानी जो कि एविएशन में हो। अब इसमें इस बार जो आ रहा है कि उन्होंने फॉल्स सर्टिफिकेट दिए कि उसकी गुणवत्ता ऐसी है, उसकी गुणवत्ता वैसी है। ये जरा सीरियस मामला है, आमतौर पे ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सर्टिफिकेट जो हैं कम से कम 3 बार चेक होते। एक तो जब टेंडर फ्लोट होते हैं, तब टेंडर में लिखा होता है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होती है, और जो टेक्निकल इवोल्यूशन कमेटी बैठती है, टीईसी, एचएएल की बात कर रहा हूं, वो तय करती है कि ये कंपनी जो सर्टिफिकेट दी है कि वह इस तरह की गुणवत्ता वाला प्रोडक्ट बना सकते हैं, वो कितनी जेन्युइन है। दूसरी, जब टीईसी क्लियर कर देती है, तो जब ठेका दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, यानी सप्लाई ऑर्डर दिया जाता है, तो
जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं, जी टेक्निकल पैरामीटर, वो कॉन्ट्रैक्ट के साथ लगा होता है, कॉन्ट्रैक्ट का एक हिस्सा होता है। देखो हर कॉन्ट्रैक्ट में अपेंडिसेस होते हैं, अपेंडिक्स होते हैं, तो एक अपेंडिक्स जो है स्पेसिफिकेशन का होता है। जी फिर जब ठेकेदार डिलीवरी करने आता है, तब फिर से जो वहां पर QAS होती है, क्वालिटी एश्योरेंस सर्विस, उसके जो साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, आपने देखा होगा HAL में जाएंगे तो व्हाइट कोट पहन के घूमते रहते हैं। बिल्कुल ये सही व्हाइट कोट पहन के जो घूमते रहते हैं, इनका काम है कि ठेकेदार ने जो सप्लाई किया है उसके सर्टिफिकेट को स्टडी करना, किस लैब ने टेस्टिंग की है। ज्यादातर लेबोरेटरीज जो होती हैं जहां ये सब टेस्टिंग होती है गुणवत्ता की, वो NABL एक्रेडिटेड होती हैं। तो अब सवाल है कि ये कैसे हो गया। तो जाहिर बात है पुराना केस है, किसी ने तो पकड़ा इसको और फाइनली अब FIR दर्ज हो गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसका एक कुछ ठोस नतीजे जल्दी आएंगे और जो गुनाहगार हैं, चाहे गुनाहगार कंपनी की तरफ से हो या गुनाहगार HAL की तरफ से हो, वो सारे जेल में जाएंगे।